हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, महाजनपद। एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन को अगर हम देखते हैं तो वैदिक एज के बाद आता है महाजनपद काल। देखिए, रिलीजियस मूवमेंट, महाजनपद काल और विदेशी आक्रमण, ये तीनों एक ही समय काल में हमको देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद और विदेशी आक्रमण, ये जो समय हम बात कर रहे हैं ये है 600 से लेकर लगभग 300 ईसा पूर्व की, BCE की, बिफोर कॉमन एरा। महाजनपद काल वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। पूरा स्टोरी के माध्यम से हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। वो सभी पॉइंट मैं आपको कवर कराऊंगा जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्यों का विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक पहुंच चुका था और जनजातीय व्यवस्था की जगह क्षेत्रीय राज्यों ने ले ली थी, जिन्हें जनपद कहा गया। उत्तर वैदिक काल में, मतलब जो लेटर वैदिक एज है, उसमें जनपदों के बीच संघर्ष और युद्ध होने लगे थे। जनपदों के राजा अपनी शक्ति और क्षेत्र बढ़ाने के लिए संघर्ष करने लगे। इस तरह कई जनपद आपस में मिलकर बड़े और अधिक प्रभावशाली राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों के उदय से भारतीय समाज में एक संगठित राजनीति व्यवस्था का विकास होने लगा। अब राजा और ब्राह्मणों की शक्ति और बढ़ गई थी और पूरे समाज में स्थिरता आने लगी थी। यह काल भारतीय इतिहास में एक नई शुरुआत का प्रतीक भी बना। धीरे धीरे आगे चलकर भारत जो है 16 महाजनपदों में बढ़ गया, जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद टाइम को। महाजनपदों का उदय और उनका विकास हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो अभी टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ये समय है 600 BC के आसपास तक का समय। हमने स्टार्ट किया था 1500 BCE से, जब वैदिक एज शुरू हुआ। वैदिक एज का लगभग अंत हमको देखने को मिलता है 600 BCE तक, और यहीं से महाजनपदों का उदय होता है। उत्तर वैदिक काल के बाद में जब जनपदों का विस्तार होने लगा तो प्रत्येक राज्य अपनी सीमा बढ़ाने की होड़ में लग गए थे, सत्ता को मजबूत करने के प्रयास में लग गए थे। इस संघर्ष के दौरान कई छोटे छोटे जनपद एकजुट होते गए और राज्यों में बदल गए, जिन्हें हमने क्या बोला? महाजनपद बोला। 16 BCE तक 16 प्रमुख महाजनपद स्थापित हो चुके थे। कितने? 16। इन 16 में 4 महाजनपद जो थे वो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, विशेष रूप से ये 4 जो थे शक्तिशाली थे। ये सभी दूसरे महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए थे। अंततः कई संघर्षों के बाद में मगध महाजनपद ने सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त की और उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। कौन सा? मगध महाजनपद। तो अब हम इस मगध महाजनपद पर जिन राजाओं ने शासन किया, उनके शासनकाल को डिस्कस करेंगे। देखिए, मगध के प्रमुख राजवंश और उनके शासक को डिस्कस करें उससे पहले इस राज्य के सबसे शक्तिशाली बनने और उसके छोटी छोटी पीछे की जो कहानी है, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में एक एक करके राजवंश को और उनके समयकाल को और शासकों को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, महाजनपदों की बात कर रहे हैं हम, तो महाजनपदों के सोर्स की बात करें कि इनकी जानकारी हमें किन प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है, तो बौद्ध ग्रंथ से हमको प्राप्त होती हैं, जैसे कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। जैन ग्रंथ की बात करें जैसे कि भगवती सूत्र, आचार्य सूत्र। हिंदू ग्रंथ की बात करें जैसे कि महाभारत, पुराण, इन सभी से हमें महाजनपदों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने 16 महाजनपदों की बात करी, तो उनकी राजधानी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर 16 महाजनपद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अंग। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या रही थी? राजगृह, गिरिव्रज। मल्ल की राजधानी कुशीनारा। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती या फिर अयोध्या। पांचाल की कांपिल्य। कुरु की इंद्रप्रस्थ। वज्जी की वैशाली। मत्स्य की विराटनगर। वत्स की कौशाम्बी। शूरसेन की मथुरा। चेदी की शौक्तिमती। अश्मक की पोटन या फिर पोटली। अवंती की उज्जैनी। गांधार की तक्षशिला एंड कंबोज की हाटक। इनमें से 4 महाजनपद जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी अयोध्या, श्रावस्ती, और मगध की है गिरिव्रज, मतलब राजगृह। ठीक है, तो ये 4 तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन मैक्सिमम इनसे पूछा जाता है। उसके अलावा पांचाल की कांपिल्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरु की इंद्रप्रस्थ। वज्जी की वैशाली। यहाँ पर जो हमने महाजनपदों को डिस्कस करा, इन महाजनपदों के भी 2 प्रकार थे। पहला था मोनार्कियल और दूसरा है रिपब्लिक्स। मतलब मोनार्कियल की बात करें,
राजतंत्रीय, तो इस प्रकार के महाजनपदों में राज्य का नेतृत्व राजा करता था और सभी निर्णय राजा द्वारा लिए जाते थे, जैसे कि मगध और अवंती। रिपब्लिक्स की बात करें तो इस प्रकार के महाजनपदों में राजा के स्थान पर एक सभा होती थी, असेंबली होती थी, जिसे गण या फिर संघ कहा जाता था। इस सभा में कई छोटे शासक मिलकर राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, जैसे कि वज्जी, मल्ल, ये वो महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स और अवंती विशेष रूप से शक्तिशाली थे और दूसरे महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए थे। अंततः हमने डिस्कस किया था कि कई संघर्षों के बाद में मगध महाजनपद ने सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त कर ली और उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। मगध महाजनपद अन्य सभी महाजनपदों से अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गया। इसके पीछे के कई कारण थे, वो कारण भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है कारण भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल। यहाँ पर जो कंडीशन थी उसका मगध को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए, मगध की जो राजधानी थी राजगृह और बाद में फिर पाटलिपुत्र में स्थित थी, जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थे। पाटलिपुत्र चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, जिसे जल दुर्ग कहा जाता था, जिससे शत्रुओं के लिए उस पर हमला करना बहुत ही कठिन होता था। वही राजगृह की बात करें तो 4 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ था, जो उसे स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करता था। मगध के पास में लोहे के भंडार थे, जिससे वे आयुध और औजार बना सकते थे। इन आयुधों का उपयोग करके मगध ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण था मगध के सबसे शक्तिशाली बनने के पीछे। दूसरा आता है पॉलिटिकल। मगध पर बिंबसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया, जिनके कुशल नेतृत्व ने मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया। मगध का प्रशासनिक और शासन व्यवस्था अन्य महाजनपदों से अधिक संगठित थी। मगध पहला राज्य था जिसने युद्धों में हाथियों का उपयोग किया, जिससे उसकी सेना अन्य महाजनपदों के कंपैरिजन में बहुत ही मजबूत थी। इसके अलावा मगध का समाज अपेक्षाकृत उदार था, जहाँ पर ब्राह्मणों और वैदिक परंपराओं का अत्यधिक प्रभाव नहीं था। इस वजह से निचली जातियों के शासकों को भी सत्ता में आने का अवसर मिला, जिससे समाज में विविधता और समृद्धि आई। मगध की उपजाऊ भूमि और गंगा के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ पर कृषि और व्यापार दोनों ही समृद्ध थे। गंगा नदी के किनारे होने के कारण मगध पूर्व और पश्चिम के व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल कर सकता था, जिससे उसे राजस्व प्राप्त होता था। इस समृद्धि ने मगध को और इकोनॉमिकल स्ट्रांग बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, जिससे वह अपने सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर सका। तो इस तरीके से मगध के शक्तिशाली होने के पीछे ये कारण थे। चलिए, मगध महाजनपद के पावरफुल बनने के टाइम पर इस पर कई डायनेस्टी ने रूल किया था। अब उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना हुई, फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, फिर नंद वंश आया, उसके बाद में फिर मौर्य वंश, शुंग वंश और फिर कर्ण वंश को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। तो मगध पर एक दूरदर्शी राजा बिंबसार ने शासन किया। बिंबसार सिर्फ एक राजा नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना की और राजगृह को अपनी राजधानी भी बनाया, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था। बिंबसार के समय में बुद्ध भी थे, जिसे इस युग को एक विशेष आध्यात्मिक आयाम भी मिला। देखिए, जो महाजनपद का समय हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी समय के दौरान धार्मिक आंदोलन भी हमको देखने को मिलता है। धार्मिक आंदोलन को मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको दिया है, तो आप उसको अलग से पढ़िएगा। यहाँ पर हम पूरी स्टोरी वाइज चल रहे हैं, इसलिए वो मैंने लेक्चर अलग से बनाया हुआ है। तो हमने बात करी कि बिंबसार के समय में बुद्ध भी थे। बिंबसार ने
अपने राज्य को मजबूत करने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई थी, जिसे मात्रमूलक गठबंधन कहा जाता है, यानी विवाह के माध्यम से संबंध बनाना। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया, जो कि कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। इस गठबंधन से बिंबिसार को दहेज में काशी मिला, जिससे मगध का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों बढ़ गई। बिंबिसार ने चेलना से भी विवाह किया, जो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन थी, जिससे उत्तरी राज्यों के साथ में उसका संबंध मजबूत हो गया। इसके अलावा बिंबिसार ने मद्र राज की कुमारी खेमा से भी विवाह किया, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव में और वृद्धि हुई। तो ये जो शादियां करी थी वो केवल व्यक्तिगत रिश्ते नहीं थे, ये शक्तिशाली साधन थे जिन्होंने मगध की स्थिति को पड़ोसी राज्यों में और भी मजबूत किया। बिंबिसार को सेनिया का खिताब भी मिला, जिसका मतलब होता है कि पहला राजा जिसकी एक स्थायी सेना थी। इससे पहले ज्यादातर राजा एक अस्थायी सेना पर निर्भर थे, जो जरूरत पड़ने पर प्रजा से बनाई जाती थी और सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण नहीं मिलता था। लेकिन स्टैंडिंग आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी होती थी, जो हमेशा राजा के पास रहती थी और युद्ध के लिए तैयार रहती थी। बिंबिसार के कुछ चिकित्सा और दोस्ती से संबंधित अनोखे हमको तथ्य देखने को मिलते हैं, जैसे जब अवंती के शासक चंद्रप्रघोत को पीलिया हो गया था, तो बिंबिसार ने अपनी प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। इस कदम से बिंबिसार ने न केवल दोस्ती निभाई, बल्कि अपनी उदारता का भी परिचय दिया। बिंबिसार का शासनकाल सफलता और विस्तार के साथ चलता रहता है, लेकिन अचानक सत्ता के लालच में उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने एक कठोर कदम उठाते हुए अपने पिता की हत्या कर दी। इस क्रूर घटना के बाद में हर्यक वंश का अगला उत्तराधिकारी बन जाता है अजातशत्रु। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अजातशत्रु के शासनकाल को। अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, सत्ता के मोह में अपने पिता की हत्या कर देता है और मगध का अगला शासक बनता है। अजातशत्रु ने मगध को और शक्तिशाली बनाने के लिए कई संघर्ष किए थे। उसने काशी पर भी कब्जा करने के लिए कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ में युद्ध किया और विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने वैशाली, जो कि वज्जी महाजनपद का हिस्सा था, उस पर भी 16 वर्षों तक लंबा युद्ध लड़ा और अंततः उसे भी मगध में मिला लिया। इस युद्ध के दौरान अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का आविष्कार और उपयोग किया था, रथमुसल और महाशिलकांटक। इसके अलावा अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने एक विशाल किले का निर्माण भी कराया था। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का निधन हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनमें से किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया गया था? तो किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। इसके बाद में अगला शासक बनता है अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र उदयन। उदयन ने सत्ता को संभालते ही मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, जिसे बाद में मगध का प्रमुख शहर बना दिया गया। उदयन के बाद हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक हुए, जिन्हें मगध की जनता ने हटा दिया। इसके बाद उनके अमात्य शिशुनाग को मगध का अगला शासक बनाया गया, जिससे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो अब हम डिस्कस करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी को, जो कि चलती है 412 से लेकर 344 बीसी तक। शिशुनाग वंश की शुरुआत शिशुनाग ने की थी, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम जो है शिशुनाग पड़ा। इस वंश के दौरान मगध ने अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को अपने राज्य में मिला लिया। अवंती उस समय मगध के बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसको जीतने के बाद में मगध का कोई भी मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं बचा। इसने मगध को उत्तर भारत का सबसे प्रमुख राज्य बना दिया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। शिशुनाग के बाद में उसका पुत्र कालाशोक जो है सत्ता में आता है। कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र में स्थापित किया और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन भी करवाया, जो बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना भी थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंदीवर्मन को महापद्मानंद ने हटा दिया और नंद वंश की स्थापना की, जिससे मगध में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अब हम डिस्कस करेंगे नंद वंश को। 344 से 323 ईसा पूर्व तक का ये समय हमको देखने को मिलता है। नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? महापद्मानंद ने की थी। महापद्मानंद को सर्वशत्रांतक कहा जाता था, यानी सभी क्षत्रियों को हराने वाला, और उग्रसेन यानी बड़ी सेना रखने वाले के नाम से भी जाना जाता था। पुराणों में उन्हें एक राट कहा गया। क्या कहा गया? एक राट, जिसका मतलब है एकमात्र सम्राट। महापद्मानंद ने अपने शासनकाल में
अलग अलग राज्यों को जीतकर नंद साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक सशक्त साम्राज्य बना दिया। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक हुए और सबसे शक्तिशाली शासक माने गए। उनके शासनकाल में ही अलेक्जेंडर महान ने भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य मतलब चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की भारत में यहाँ पर स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने पूरा थ्योरी कवर किया। अब बारी एक छोटे से टेस्ट की कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपदों में से किसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी? तो गिरिव्रज, जिसे बाद में राजगृह कहा गया, मगध महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? मगध महाजनपद की। बी आंसर। यह स्थान वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है और इसे बिम्बसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं के शासनकाल में महत्वपूर्ण राजकीय और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कौशल महाजनपद की दो प्रमुख राजधानियां थी, अयोध्या और श्रावस्ती। अयोध्या ये कौशल की मूल राजधानी थी और इसे भगवान राम की जन्मभूमि भी माना जाता है। श्रावस्ती की बात करें तो बुद्धकालीन समय में यह कौशल की मुख्य राजधानी बन गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अजातशत्रु द्वारा विकसित किए गए दो नए हथियारों में से कौन सा एक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था, मगध का शासक। उसने दो प्रमुख हथियार विकसित किए थे। महाशिला कांटक, यह एक बड़ा गुलेल था जिसका उपयोग बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए किया जाता था, और दूसरा था रथ मुसल। ये एक रथ था जिसमें घातक हथियार लगे होते थे जिससे दुश्मनों पर हमला किया जा सकता था। अजातशत्रु ने इन हथियारों का उपयोग वज्जी गणराज्य लिच्छवी को हराने के लिए किया था। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, महाशिला कांटक। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? घनानंद के शासनकाल में। अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में नंद वंश का शासन था और इसके अंतिम शासक घनानंद थे। अलेक्जेंडर ने पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण किया, लेकिन वह मगध तक नहीं पहुंच सका। घनानंद जो था वो एक शक्तिशाली शासक था। उसकी विशाल सेना की वजह से अलेक्जेंडर ने मगध पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। तो इस तरीके से हमको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए हमने जिससे आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से इस टॉपिक को समझा। अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सिंपल वे में जीएस को पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट। जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।